हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपिक इन डेप्थ। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान कि ये कब बना, कैसे बना और इसमें इसके कुछ फीचर्स जो हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है। तो संविधान में बेसिकली रूल्स लिखे गए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा गया है जो कि बताते हैं कि गवर्नमेंट और उसकी जो अदर इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन है, कि उनकी पावर्स क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, वो कैसे फंक्शंस करेंगे, इन सब के बारे में उसमें लिखा गया है। और साथ ही साथ यही बताया गया है कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या होगा और स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में रिलेशन कैसा होगा। तो इन सब के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है। तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, तो इसी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उस समय इसके जो टेम्प्रेरी चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया उसके ही 2 दिन बाद 11 दिसंबर को। और ये पूरा संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और उस समय उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इम्प्लीमेंट करने का दिन अलग था। उस समय से उसको बना के तैयार कर लिया और उसको सबने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को उसको इम्प्लीमेंट किया गया और इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। उसके बाद हम जानते हैं कुछ फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। तो उसका पहला फीचर है रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। ये जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथी है। हमारे संविधान में लगभग 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 8 स्केड्यूल्स। सॉरी, 8 नहीं, अब 12 हो चुके हैं, तो 12 स्केड्यूल्स हैं। तो ये बहुत ही लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है और ये लिखा हुआ है। बहुत से देशों के जैसे ब्रिटिश है, ब्रिटेन है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखित में नहीं है, तो हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा फीचर हमारे संविधान का ये है कि ये एकल संविधान है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में ऐसा होता है कि नेशनल लेवल पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और स्टेट्स के अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। एक तरह से उनका एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, कि वहाँ पे आप ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी का पालन सेंटर भी करता है, स्टेट भी करता है। और जो तीसरा फीचर है हमारे संविधान का, वो है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सोवरेन मतलब जो कि इंडिपेंडेंट हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, वो और वो किसी दूसरे स्टेट के कंट्रोल में ना हो। जैसे कि हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे देश हैं जो ब्रिटेन को अपना वो मानते हैं, ब्रिटेन को अपना क्या बोलते हैं, ब्रिटेन की क्वीन को अपना सुप्रीम पावर मानते हैं, तो वो उनके अंडर में आते हैं। लेकिन हम किसी के अंडर में नहीं आते, हम सोवरेन स्टेट है। सोशलिस्ट की बात आती है तो सोशलिस्ट उस स्टेट को कहते हैं जहाँ पर सबको समान रूप से जो भी वेल्थ होती है, जो भी पैसा होता है, जो भी इकोनॉमी का पैसा होता है, वो सबके हाथों में होता है, सबके सबको बराबर बराबर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे एक फैक्ट्री में वर्कर्स को कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत कम सैलरी मिलती है, और उनका जो मेन मालिक होता है वो सारी वेल्थ लेके चला जाता है। तो सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता, सोशलिस्ट का उल्टा होता है। सोशलिस्ट में वेल्थ सबके पास होती है, सबके हाथों में होती है, या अगर नहीं भी होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सबके भले के लिए, और सबको जो है इक्विटी दी जाती है, एक समान अधिकार, एक समान पैसा सबको दिया जाता है। सेकुलर का मतलब कि किसी भी एक धर्म की प्रधानता नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को हम मेजोरिटी, मतलब अगर कोई धर्म मेजोरिटी में है तो हम उसकी कोई प्रायोरिटी दें, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे देश में कोई ऐसा एक स्टेट रिलीजन नहीं है, हम सेकुलर कंट्री में आते हैं, और हर सिटीज़न को राइट है कि वो कोई सा भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपोगेट भी कर सकता है। तो ये हमारे कुछ राइट्स भी हैं।
और हमारा देश डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है रिलीजन की बेस पे। और डेमोक्रेटिक का मतलब कि पावर जो है लोगों के हाथ में होती है, लोग ही, हम जैसे लोग ही, हम कॉमन मैन ही मिनिस्टर्स जो भी गवर्नमेंट बनाते हैं, हम लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं एक्चुअली, हम लोग वोट देते हैं और उससे गवर्नमेंट बनती है। तो ये सारी पावर हमारे हाथ में होती है, तो उसको हम डेमोक्रेटिक बोलेंगे, लोकतंत्र जिसमें पावर्स लोगों के हाथ में हो। रिपब्लिक मीन्स कि हमारे देश में किसी राजा का राज नहीं चलता है, हमारे देश में एक प्रेसिडेंट का राज चलता है। प्रेसिडेंट सुप्रीम पावर होता है, पावर नहीं, प्रेसिडेंट एक सुप्रीम पोस्ट पर होता है, सबसे बड़ी पोस्ट पर, फॉर्मल सुप्रीमेसी जिसको हम बोल सकते हैं फॉर्मली। और उनको भी एक तरह से इनडायरेक्टली जनता ही सेलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है। तो यहाँ पे किसी राजा का राज नहीं चलता है, ये जनता द्वारा ही राज किया जाता है, तो उसको भी रिपब्लिक कहेंगे। अगला जो फीचर है वो बहुत ही मतलब यूनिक फीचर है, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसा हम बोलते हैं कि रिजिड होने का मतलब ये है कि बहुत हार्ड, बहुत मुश्किल से हम संविधान में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि बहुत इजीली हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे देश में इन दोनों का ही मिश्रण है, रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो कि थोड़े लेस इम्पोर्टेंट हैं, और इसलिए पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी मतलब 50+1, इतनी मेजोरिटी 50% + 1%, इतनी मेजोरिटी अगर हमें मिल जाती है तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट उसको चेंज कर सकती है। लेकिन कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है दोनों हाउसेस में। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए होगी, 2/3 वोट चाहिए होंगे एमपीज़ के, तब जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी, तो उनके लिए हम पहले तो उसको पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास कराते हैं, उसके बाद हमें उसको रेटिफाई कराना पड़ता है विधानसभा में भी, जो स्टेट्स की अलग अलग विधानसभा होती हैं, हमें वहाँ भी उसको भेजना होता है, तब वो भी उसको रेटिफाई करेंगे, तब जाके वो हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों चीज़ है, मिक्सचर है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रोविज़न के ऊपर चेंज करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई प्रोविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार हमें विधानसभा, स्टेट्स की विधानसभाओं को भी वो प्रपोजल या बिल भेजना होता है रेटिफाई करने के लिए, तब जाके उस प्रोविज़न, पर्टिकुलर प्रोविज़न में उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है हेड होता है स्टेट का, लेकिन असल में जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट को रन करता है प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो पहले वो पार्लियामेंट के थ्रू ही होके जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म है। पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में। प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है लेकिन बहुत लिमिटेड पावर है, सबसे ज़्यादा पावर मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट के पास होती है। और पार्लियामेंट जैसे कि हम सभी जानते हैं, पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज़ होते हैं उनको हम ही लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। तो यहाँ पर पावर किसी भी एक अकेले इंसान के हाथ में नहीं दी गई है, पर पावर दी गई है सबके हाथों में, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है पावर। तो इससे हमारे जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही यूनिक टाइप की डेमोक्रेसी है, और इसमें ये रियल मायने में अगर देखा जाए तो ये असल में डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में यही होता है कि जहाँ पर लोगों का राज हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कोई प्रेसिडेंट आकर बन गया उसके बाद वो अपनी मनमानी करे। तो इसलिए हम एक बेहतर डेमोक्रेसी है दुनिया में बजाय कि और देशों के। नेक्स्ट फीचर जो है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, अगर वो देश सही से काम करना चाहे और डेवलपमेंट चाहे, तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमने जिसको इलेक्ट करके भेज दिया है वो हमेशा सही डिसीजन ही ले, हो सकता है सरकार कोई गलत डिसीजन ले रही हो, तो वहाँ पर रोल आता है जुडिशरी का। हम सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ भी है, हम पास्ट में सरकार के खिलाफ गए हैं, जैसे कि एक गोलकनाथ केस था, उसमें हम सरकार के खिलाफ गए हैं, और केशवानंद भारती केस और शंकरी प्रसाद केस, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एक आम आदमी भी
कोर्ट जा सकता है और वो सरकार के खिलाफ कोई पेटिशन डाल सकता है और उस पर सरकार को रिस्पॉन्स भी करना होता है। तो जुडिशरी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी डेमोक्रेसी में। और जुडिशरी को कुछ रिट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। रिट्स मतलब कुछ स्पेशल अधिकार होते हैं इनके। तो 5 टाइप के रिट्स होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को। पहला है हेबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है क्वो वारंटो, चौथा है प्रोविशन, पांचवा है सर्टिलरी। तो ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि ये क्या क्या पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। और लास्ट जो फीचर और आखिरी फीचर जो आता है वो आता है सिंगल सिटीजनशिप का, एकल नागरिकता। तो जैसे अमेरिका जैसा स्टेट है, अमेरिका जैसी कंट्री, वहाँ पर सिटीजन को 2 टाइप की सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है। पहली सिटीजनशिप होती है कंट्री की और दूसरी होती है एक स्टेट की। जैसे आप टेक्सास में रह रहे हो तो वहाँ की सिटीजनशिप अलग होगी, नागरिकता अलग होगी। अगर आप किसी कैलिफोर्निया में रह रहे हो तो वहाँ की नागरिकता अलग होगी। तो ऐसा इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में सिर्फ एक टाइप की नागरिकता आपको मिलेगी कि आप इंडियन हो, आप भारतीय हो। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं केरलाई हूँ या मैं तमिलनाडु से हूँ या मैं ये हूँ। आप इंडियन हो। आप बाहर जाओगे तो आप ये बोलोगे मैं इंडियन हूँ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करना शुरू किया है, लेकिन उसके कुछ अलग प्रोविजंस हैं। वो ऐसे नहीं दी जाती है कि आपको स्टेट वाइज मिलेगी या कंट्री वाइज मिलेगी। कंट्री वाइज आपको एक ही मिलेगी। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उसको ड्यूअल सिटीजनशिप दी जा सकती है। जैसे एक इंडियन की, इंडिया की, और एक उसके पास अमेरिका की या जहाँ की जिस भी देश की होगी। तो उस तरीके से हम ड्यूअल सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलग अलग प्रोविजंस हैं तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे भी हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।